हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं रवि कुमार एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। ये 10th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है। तो 9वीं कक्षा में हमने कई तत्वों के बारे में पढ़ा था और ये देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। देखो, 9th क्लास में आपने कुछ गुण पढ़े होंगे कि पर्टिकुलरली ये वाले गुण जो होते हैं वो धातुओं के लिए होते हैं और ये जो गुण है वो अधातुओं के लिए होते हैं। तो हमें डिफरेंस पता करना होता है, हम ये कह लेते हैं हाँ जी, अगर धातु है तो इसमें ये गुण होने आवश्यक है और अगर यह धातु है तो इसमें ये गुण होने आवश्यक हैं। अब आगे क्या आता है बच्चों, अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातुओं के उपयोग पर विचार कीजिए। सोचिए कि धातु का उपयोग आप कहाँ कर सकते हो और अधातु का उपयोग आप कहाँ कर सकते हो, और आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं, मतलब डिफरेंस बताते हैं, और किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म। ठीक है, धातुओं का पढ़िए। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग अलग करना सबसे आसान काम है। होता क्या है, अब आगे पढ़िए। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलाप की सहायता लेंगे। क्या है वो क्रियाकलाप कि अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के धातुओं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से जो धातु आपको मिल जाएं उनके नमूने इकट्ठे कर लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या होगा क्रियाकलाप में कि आयरन, ये जो धातु आपको मिली हैं ये कैसे दिखते हैं उस पर देखिए कि आखिर दिखता कैसे है, और रेगमाल से इन्हें रगड़िए और प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करिए और उस पर फिर से ध्यान दीजिए। मतलब पहले तो क्या है, सबको देखिए कि ये किस कलर के दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, और फिर एक रेगमाल लीजिए, उससे सभी धातुओं को रगड़िए और देखिए अब कैसे दिख रहे हैं। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, और यदि वो शुद्ध रूप में है ना धातु बच्चों, तो धातु की चमक क्या होगी, जो धातु की सतह होगी एकदम चमकदार, चमक जाएगी। और धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। मतलब जब आप रेगमाल से गिरोगे ना, घिसोगे, तो जब आप रेगमाल से घिस रहे हो तो दोस्तों क्या होगा कि वो अगर धातु है, शुद्ध रूप में धातु है, तो वो चमकेगी। अब होता क्या है कि क्रियाकलाप 2 ये कह रहा है कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया आपने और इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास किया। ठीक है, और देखा कि क्या हुआ। तो हमने क्या देखा कि चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़ लिया। हुआ क्या, ये एक सावधानी रखिए कि जब भी आप सोडियम धातु का उपयोग करें तो उसे फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। वॉच गिलास पर रखकर इस चाकू से काटने का प्रयास कीजिए, फिर देखिए कि क्या होता है। अब आप क्या देखोगे कि आप देखेंगे कि धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः कैसी होती हैं, कठोर, एकदम नहीं टूटेंगी, एकदम नहीं कटेंगी वो चाकू से भी। प्रत्येक धातु की कठोरता क्या होती है, अलग अलग, कुछ जल्दी कट जाती हैं और कुछ लेट कटती हैं। होता क्या है क्रियाकलाप 3 में कि आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े ले लिए। उसके बाद क्या हुआ कि किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से हमने क्या करा, पीट दिया उस धातु को। फिर अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया कर ली। अब इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को देखा, हमने देखा पीटने पर किसी धातु के आकार में परिवर्तन हुआ या नहीं। तो हमने क्या देखा कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। मतलब हम देखेंगे कि कुछ धातुओं पर हम हथौड़ा मार रहे तो पतली चादर के रूप में बन रही है। ठीक है, इस गुणधर्म को हम क्या बोलेंगे, आघात वर्ध्यता। और क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु, मतलब, और सोना जो चांदी होती है ये सबसे ज़्यादा आघात वर्ध्य धातु होते हैं। मतलब अपने जितना पीटोगे उतनी पतली से पतली चादर बन जाएंगी। ठीक है, अब क्या होता है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। मतलब कोई धातु जो है वो कितनी तन्य है, उसे जितने से जितने पतले तार के रूप में आप खींच सकते हो, वो धातु उतनी ही ज़्यादा तन्य होगी। तो सोना क्या है, सोना को आप सबसे ज़्यादा पीटोगे वो सबसे ज़्यादा खींचेगा। ठीक है, जल्दी टूटेगा नहीं, तो ये सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से, अगर हमारे पास 1 ग्राम सोना होगा ना, तो उससे हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं केवल 1 ग्राम सोने से। हम क्या करते हैं कि 1 ग्राम सोने से
2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। होता क्या है बच्चों कि आघात वर्ध्यता और तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दे दिए जाते हैं। क्या वस्तु धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है? क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए हम क्या करेंगे? क्रियाकलाप करेंगे। हम क्या करेंगे? एल्युमिनियम या कॉपर का तार लेंगे और उस क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध देंगे, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। क्लैंप है और ये स्टैंड है और एक एल्युमिनियम का तार लिया और उसे बांध दिया। ये ठीक है। तार का खुला हिस्सा ये है, ये पिन है, ये मोम है। हमने क्या करा? तार के खुले सिर पर मोम का उपयोग करा, ठीक है, और कर एक पिन चिपका दी, ये रही। अब क्या करा? स्प्रिट लैंप, ठीक है, स्प्रिट लैंप या फिर मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को हमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। थोड़ी देर बाद हम क्या देखा कि है ना, अपने प्रेक्षणों को लिखिए कि क्या होता है और क्या धातु तार द्रवित होता है या नहीं, ये भी बताइए। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखना कि धातु जो होती है वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इनका गलनांक क्या होता है? पहली चीज़, धातु जो होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होंगे, ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़, इनका गलनांक बहुत ज़्यादा होगा। तीसरी चीज़, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे क्या होंगे? चालक होंगे। कौन होंगे? सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है, ये आप नोट कर लीजिए। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के क्या होंगे? कुचालक। ठीक है, इनकी तुलना में क्या होगा? जो लेड होगा और मरकरी होगा वो ऊष्मा के कुचालक होंगे। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक होती हैं? ये भी पता कर लेते हैं। चित्र 3.2 की सहायता से एक विद्युत सर्किट तैयार किया। जिस धातु की जांच करने से परिपथ में टर्मिनल ए, ठीक है, ये जो दे रखा है इस क्लिप पे लगा दिया और टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसे कि चित्र में दिखा दिया। ए और बी के बीच रखना है यहाँ धातु को। ये जो 2 क्लिप दे रखी हैं। अब क्या होता है? क्या बल्ब जलता है? इससे क्या पता चलेगा? यहाँ पर जांच के लिए टुकड़ा रख देंगे, ये स्विच है, ये बल्ब है। होता क्या है कि हम देखेंगे कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुँचती है उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसे हम पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होगी। और विद्युत तार ऐसे पदार्थों को परत क्यों होती है? वो कह रहा है विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है? तो जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराएंगी तो क्या होगा? क्या वह कोई आवाज़ उत्पन्न करेंगी? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। आपसे पूछेंगे सोनोरस क्या कहते हैं? तो वे धातुएं जो कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करें उन्हें ध्वनिक या सोनोरस बोलेंगे। और आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? यह भी सोचिएगा। अब क्योंकि यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है बजाने पे। अधातु, अधातु क्या होती है बच्चों? पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। ठीक है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है। ब्रोमीन क्या है? एक ऐसी अधातु है जो क्या होगी? द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो वह ठोस में होंगी या फिर गैस में होगी। केवल ब्रोमीन जो है वो द्रव में होगी। क्या धातुओं के समान अधातुओं के गुणधर्म होते हैं? आइए पता करते हैं। कार्बन, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने ले लीजिए और क्या करिए कि आप 3.1 से लेकर 3.4 और 3.6 तक के क्रियाकलापों को आप दोहराते जाइए। होता क्या है कि धातु व धातु से संबंधित जो ये प्रेक्षणिक सारणी दी हुई है इसमें है 3.1 में लिखे प्रेक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातु और अधातु के सामान्य गुणधर्म की हमने चर्चा की। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपवाद भी मिल जाएंगे। अब जैसे मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं जो होती है वो कमरे के ताप पर क्या होंगी? वो ठोस अवस्था में पाई जाएंगी। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक क्या है? सबसे कम है। तो ये वाला इसका अपवाद हो गया। ये धातु पर इनका गलनांक कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलना स्टार्ट कर देंगी। दूसरा अपवाद, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है, जबकि हमने पढ़ा था कि धातु चमकीले होते हैं। तीसरा अपवाद, कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को हम उसका अपर रूप बोलते हैं और हीरा जो है वो कार्बन का एक अपर रूप है और ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक अथवा क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा होता है, जबकि हमने पढ़ा था कि गलनांक धातुओं का ज़्यादा होता है। क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काट सकते हैं, जबकि हमने पढ़ा था कि धातु जो होती है वो कठोर होती है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। अब क्या होता है कि तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्म पर अधिक स्पष्टता से धातुओं और अधातुओं में हम वर्गीकृत कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, क्रियाकलाप एक और अपनाइए, जितने ज़्यादा क्रियाकलाप करेंगे उतना अच्छा समझ आएगा। मैग्नीशियम की एक पट्टी लीजिए और उस पर थोड़ा सा सल्फर का चूर्ण डाल दीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी को जलाइए और उसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। मैग्नीशियम के दहन से जो अपवाद मिला वह अम्लीय है या क्षारीय, ये बताइए। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए और दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र कर लीजिए। एक परखनली रख दीजिए, इस परखनली में जल डालिए, उसे अच्छी तरह मिला दीजिए। नीले तथा लाल लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच कीजिए और सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, ये बताइए। क्या आप इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिख सकते हो? जैसे प्रश्न, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है और ऊष्मा की कुचालक होती है। आघातवंद्य तथा तन्यघाती, ये क्या है, आप क्वेश्चन आंसर लिखिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ में परेशानी होती है तो मुझसे कीजिए, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम भाग 3.2.1 से 3.2.4 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है। क्रियाकलाप 3.8 में हमने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातुएं इस पेकर अभिक्रिया करेंगी, देखते हैं। अब क्या होता है कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक को जरूर रखिए। आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा लगा लीजिए और बेहतर होगा। एकत्र की गई किसी धातु को चमड़े से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए और अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया कीजिए। इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्र कीजिए। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा कीजिए। किस धातु का दहन आसानी से होता है? जब धातु का दहन हो रहा होता है तो ज्वाला का रंग क्या था? दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी बनी? धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील हैं? देखो, जब भी आप क्रियाकलाप घर पे करें ना तो बहुत ही सावधानी पूर्वक कीजिए और किसी की देखरेख में कीजिए। अब देखिए, लगभग सभी धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती हैं? संगत धातुओं के ऑक्साइड। मतलब धातु लेंगे आप और उसके साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया बनाएंगे तो धातु ऑक्साइड बन जाएगा। उदाहरण के लिए क्या होगा कि जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में आप गर्म करेंगे तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का क्या बनाएगी? कॉपर ऑक्साइड। देखो, हमने कॉपर Cu प्लस O2 तो हमारा क्या बनेगा? CuO। इसे क्या बोलेंगे? कॉपर ऑक्साइड। देखो, और हमेशा क्या कहते हैं, आप समीकरण को बैलेंस कीजिएगा। यहाँ पर 2 Cu हैं तो यहाँ पर भी 2 Cu हैं और यहाँ O2 के 2 हैं तो यहाँ भी O के 2 हैं। इसी प्रकार से एल्युमिनियम का बना दीजिए 4Al प्लस 3O2 इक्वल टू 2Al2O3। हमने क्या देखा? कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोलिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करते हैं। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय है। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु जो होते हैं वो ऑक्साइड, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों ही तरीके के गुण दिखाते हैं। तो ये दोनों तरीके के गुण जो दिखाता है, जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड। इसकी डेफिनेशन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि Al2O3, ठीक है, प्लस 6HCl तो क्या बनेगा? 2AlCl3 और बन गया आपका 3H2O। उसी तरीके से आप Al2O3 की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, और प्लस जल मिलेगा हमें। अब क्या होता है कि ज़्यादातर जो धातु होती है ना वो ऑक्साइड जल में अघुलनशील होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे Na2O प्लस H2O तो क्या बन गया? 2NaOH। उसी तरीके से K2O प्लस H2O तो इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? 2KOH। हमने क्या देखा? हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करेंगी। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। जैसे पोटेशियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करेंगी कि खुले में रखने पर ही आग पकड़ लेंगी। इन्हें बहुत ही सुरक्षित रखना पड़ता है और आग में आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक आदि धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत क्या होती है? चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब वर्नल की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो क्या होता है कि सिल्वर एंड गोल्ड अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। एक हम वर्ड पढ़ेंगे यहाँ पर
एनोडीकरण के बारे में। क्या होता है? एल्युमिनियम पर मोटी चादर, क्या होती है, मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की एक प्रक्रिया है। एनोडीकरण, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की। तो वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होगा। ठीक है, क्या है कि जब एल्युमिनियम जो है वायु के संपर्क में आएगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा पतली परत। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इस तरह संक्षारण से बचाती है और इस परत को हम क्या कहते हैं, मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। होता क्या है कि एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु का एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन करवाते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 के साथ। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके बना देगी ऑक्साइड की एक मोटी परत, और इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बना लेते हैं। चित्र 3.9 करने के बाद आपने देखा कि धातुओं के नमूने सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम के साथ कम अभिक्रियाशील है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हम जिंक, आयरन, कॉपर और लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्या होता है, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। अब देखिए कि जब धातु है, अगर कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया कर रही है तो क्या होगा। तो ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धीरे धीरे करके हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अगर आपको समझ आता है तो आप बताइए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, वो भी हैंड रिटन, और कैसे लिखा जाता है पेपर में, किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कैसे हेडिंग क्या चीज़ होती है, उस सभी तरीके से फिगर विगर सब हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, जिस पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू। जय माता दी।